दीवानापन एपिसोड 66। अब आगे। इस वक्त जन्नत का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। उसे एहसास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। पर तभी जब उसे अपने होठों पर दर्द महसूस होने लगा, तब उसकी आंखें पूरी तरह से खुली। उसने अपनी आंखों के सामने रिधान को देखा, जो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। तभी दूसरे ही पल जन्नत ने रिधान को कंधे से पकड़कर दूर धक्का दिया, लेकिन उसकी ताकत पहाड़ जैसे रिधान के आगे कुछ भी नहीं थी। रिधान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, बल्कि वो उसे और भी ज्यादा एग्रेसिव से होकर किस करने लगा। जन्नत के नर्म होंठ इस वक्त रिधान के हार्ड लिप्स के साथ दबे हुए थे। वो लगातार दर्द में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन रिधान उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए उसके होठों को और भी ज्यादा प्रेशर से चूमने लगा। अब जन्नत को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा और उसकी आंखें भी अब बंद होने लगी। लेकिन तभी कुछ ही पलों में रिधान ने उसे झटके के साथ खुद से दूर कर दिया। उसके दूर करते ही जन्नत वही दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह खांसने लगी। इधर रिधान ने उससे अपनी नजरें फेर ली और अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। इस वक्त उनके बीच खामोशी छाई हुई थी। वहां चारों तरफ एक अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। तभी धीरे से जन्नत ने अपने होठों को छुआ। उसके होंठ पूरे सूज गए थे और वो अपने होठों को छूते हुए धीरे से रिधान को देखने लगी। रिधान उससे पीठ करके खड़ा था और दूसरे ही पल जन्नत वहां से बिना कुछ कहे दरवाजा खोली और दौड़ते हुए बाहर निकल गई। रिधान के कानों में उसके बाहर जाने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस उसी तरह खामोशी से खड़ा रहा। कुछ देर बाद जन्नत इस वक्त अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और होंठ अभी भी उसी तरह सूजे हुए थे। वो बस गेट पर ही खड़ी एकटक दरवाजे को देखे जा रही थी, क्योंकि वो भले यहाँ पर थी, लेकिन उसका दिमाग इस वक्त उसी पल में घूम रहा था जब उसकी और रिधान के बीच वो किस हुई थी। वो कुछ पल तक इस तरह खड़ी रही और फिर धीरे से वो अंदर गई। अंदर पहुंचते ही वो डायरेक्ट सोफे पर आई। सोफे पर आते ही उसने अपना चेहरा कुशन में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसको रोते रोते अब आधे घंटे बीत गए थे, पर वो अभी भी सिर्फ रो ही जा रही थी। लेकिन आधे घंटे बाद उसने हिचकियां लेते हुए खुद को संभाला और धीरे से बोली, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ? पर ऐसा नहीं हो सकता। ये किस तभी होता है जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर वो तो मेरे दुश्मन हैं और मैं उनकी दुश्मन हूँ। फिर दुश्मनों के बीच ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कल वो एक्सीडेंटली किया था और उन्होंने आज मेरे साथ। ये कहते कहते वो चुप हो गई, क्योंकि इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा रोने से लाल हो गई। लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। वो अपना फोन देखने लगी, जिस पर वैभव का कॉल आ रहा था। वैभव के कॉल को देखकर जन्नत ने फिर अपने आप को किसी तरह कंट्रोल किया। वो नॉर्मल होते हुए बोली, क्या हुआ वैभव? आपने मेरे पास अभी इस वक्त क्यों कॉल किया है? तभी उधर से वैभव ने कहा, तुम कैफे से घर पहुंच गई ना? ये सुनकर जन्नत ने कहा, हाँ मैं इस वक्त घर पर हूँ। वैभव ने कहा, तुम ठीक हो ना? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। मुझे अचानक से बेचैनी होने लगी थी, इसलिए मैंने इस वक्त तुम्हारे पास कॉल किया। ये सुनते ही जन्नत ने हैरानी के साथ कहा, क्या वाकई आपको ऐसा लगा कि मैं तकलीफ में हूँ? उधर से वैभव ने कहा, हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने कॉल किया है। कहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो सच तो नहीं है? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, या फिर उस रिधान ने तुम्हारे साथ कुछ किया हो? देखो, जो भी बात हो मुझे सच सच बताओ। मुझे पता है कि वो इंसान तुम्हें बर्बाद करना चाहता है और सिर्फ तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहता है, इसलिए तुम उससे डरो नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त जन्नत को ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ते हुए वैभव के पास जाए और उसके सीने से लग जाए, क्योंकि इस कंडीशन में वैभव भी था, जिसने उसके पास कॉल किया था। और अधिकतर जब भी रिधान उसे तकलीफ देता था तो वैभव ही उसके पास रहता था, जब वो उसे अपना कंधा देता था। इस वक्त जन्नत को बहुत अच्छा फील होने लगा और उसने कहा, थैंक यू सो मच। जब जब आप मेरे पास होते हो या आपका कॉल आता है तो मुझे वाकई लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस दुनिया में आप हैं मेरे साथ। वैभव ने मुस्कुराकर कहा, और तुम हमेशा यही बात समझना, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी खुद को अकेला फील करो। वैसे अगर तुम अपार्टमेंट में बोर हो रही हो तो विला आ सकती हो, मैं ड्राइवर से कार भिजवा दूंगा। ये सुनकर जन्नत ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सुबह जल्दी काम पर जाऊंगी, फिर आपके विला से आऊंगी तो लेट हो जाएगा। तभी वैभव ने कहा,
काफी दिन हो गए मैंने तुम्हारे साथ बाहर डिनर नहीं किया। अगर कल तुम फ्री हो तो क्या हम डिनर करें? ये सुनकर जन्नत ने कुछ सोचा और बोली, ओके। एक्चुअली कल मैं अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जा रही थी, उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अगर आप फ्री हो तो वहीं पर आ जाएगा। ये सुनकर वैभव ने कहा, ऑलराइट, पर तुम्हारी दोस्त मुझे वहां से गेट आउट तो नहीं कर देगी ना? क्योंकि मैंने जिस तरह उसके साथ लास्ट टाइम बिहेव किया था, मुझे तो उसके सामने जाने में ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। ये सुनकर जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उससे कह दिया है कि आप जब उससे मिलोगे तो माफी मांगोगे, इसलिए वो आपसे नाराज नहीं है। ये सुनकर फिर वैभव ने कहा, थैंक गॉड। वेल, मैं जल्द ही मिलूंगा। इसके बाद कॉल कट हो गया और जन्नत ने खुद से कहा, रिधान और वैभव में कितना बड़ा फर्क है। रिधान हमेशा मुझे तकलीफ देते हैं और वही वैभव उस तकलीफ में मुझे सहारा देते हैं। वैभव एक बहुत ही अच्छे इंसान है। हर लड़की की जिंदगी में एक वैभव जैसा सपोर्टर जरूर होना चाहिए। ये कहते हुए उसने अब खुद को नॉर्मल लिया और बेड पर चली गई। इधर दूसरी तरफ स्टडी रूम में मानिक दरवाजा खोलते हुए अंदर आया और रिधान को देखते हुए बोला, रिधान, याद है लास्ट टाइम मैंने तुमसे बताया था कि तुम्हारी जो बहन 19 साल पहले पैदा हुई थी, लेकिन उसे मरा समझ लिया गया था, पर वो आज भी जिंदा है। रिधान उस वक्त खामोशी के साथ सिर्फ लैपटॉप में देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ये बात सुनी, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो उसकी तरफ अपनी नजरें उठाते हुए बोला, तो क्या पता लगाया तुमने उसके बारे में? ये सुनते ही अब मानिक सीरियस होकर उसके तरफ आते हुए बोला, रिधान, जैसा कि तुमने कहा था, इन सब के पीछे बहुत ही शातिर इंसान शामिल है, क्योंकि वही है जिसने ये सारा खेल खेला है, और अफसोस की बात है वो तुम्हारे डैड नहीं है जिन्हें तुम समझते आ रहे हो। ये सुनते ही रिधान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने गुस्से के साथ अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोला, इम्पॉसिबल। ये सब कुछ मेरे डैड ने ही किया है। वही शार्प माइंडेड है। वो ही उस लड़की को मेरे घर में मेरी बहन बना कर लेकर आए थे, जबकि वो तो कभी मेरी बहन थी ही नहीं। ये सुनकर मानिक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। देखो, तुम्हारे डैड को भी यही लगा था कि तुम्हारी मॉम ने जिसे जन्म दिया था वो मर चुकी थी, इसीलिए शायद वो जन्नत को कहीं से उठा कर लेकर आए और उसे तुम्हारी मॉम को दे दिया। पर असलियत में तो तुम्हारी बहन के साथ छेड़खानी की गई थी। तुम्हारी जो बहन थी उसके साथ कुछ ना कुछ तो किया गया था, और इन सब के पीछे कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही चालाक है, और शायद उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है तुम्हारी फैमिली से या फिर शायद तुमसे, क्योंकि जन्नत के आने के बाद एक तुम ही थे जो उस फैमिली से दूर हो गए थे। ये सुनकर अब रिधान बेहद खामोश हो गया और कुछ सोचकर सर्द आवाज में बोला, तो इसका मतलब मैं डैड को गलत समझ रहा था, पर असलियत में मुजरिम कोई और है। इसके जवाब में मानिक ने कहा, हाँ, वो तो अपनी बेटी की मौत के गम में बहुत ज्यादा पागल हो गए थे, इसलिए उन्होंने इन सब पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया, और फिर तुम भी वहां से हॉस्टल चले गए थे और उनकी जिंदगी आसानी से कटने लगी, तो उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। पर असलियत में तो ये खेल 19 साल पहले से ही शुरू हो गया था, जब तुम्हारी बहन पैदा हुई थी और उसके साथ जन्नत पैदा हुई थी, क्योंकि तुम्हारी बहन और जन्नत के पैदा होने का दिन बिल्कुल एक है। ये सुनकर अब रिधान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, उस लड़की के खानदान के बारे में क्या पता लगा? ये सुनकर मानिक ने कहा, अभी तक जन्नत की फैमिली के बारे में तो ठीक से कुछ पता नहीं चला, पर इसके बारे में आई थिंक अंकल ही बता सकते हैं, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखी गई है। अगर तुम पूछोगे तो शायद वो तुम्हें बताएं, क्योंकि मुझे तो अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर रिधान ने अब चेयर पर आगे पीछे मूव होते हुए कहा, तो ये शातिराना खेल 19 साल पहले ही शुरू हुआ था और आगे इसे अंजाम देने की तैयारी चल रही है। वेल, मजा आने वाला है, क्योंकि जिस मकसद को मैं पूरा करना चाहता हूँ, उस मकसद में अब वो लड़की मेरा साथ देगी और वो लड़की बनेगी मेरा असली मोहरा। ये सुनते ही मानिक हैरान हो गया। अगली सुबह कैफे में इस वक्त अनु और जन्नत सभी के साथ मिलकर कैफे में अपना काम कर रहे थे। 11 बजे गए थे और तभी अनु ने काम करते हुए जन्नत से कहा, जन्नत, तुमने आज रात प्लान तो कर लिया ना? ये सुनकर जन्नत ने कहा, हाँ, मैंने सारा प्लान कर लिया है। इसके जवाब में अनु ने स्माइल के साथ कहा, यू नो वॉट, आज की रात मैं उसे सरप्राइज दूंगी। ये सुनकर जन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, कैसा सरप्राइज? इसके जवाब में अनु ने शर्माते हुए कहा, पहले हमारे बीच किस हुई थी, लेकिन आज रात मैं उसे अपने आप को पूरी तरह दे दूंगी। यू नो वॉट, आज मैं अपनी वर्जिनिटी लूज करने वाली हूँ।
ये सुनते ही जन्नत की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई और उसने शौक होकर कहा, व्हाट? क्या तुम वाकई ऐसा करने वाली हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? इसके जवाब में अनु ने कहा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और पिछले 3 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसको बहुत चाहती हूँ। इनफैक्ट उसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे शादी भी करेगा। शादी का नाम सुनकर फिर जन्नत ने कहा, अगर ऐसी बात है तब तो फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनकर अनु मुस्कुराए और फिर वो अपना काम करने लगी। इधर जन्नत के दिमाग में फिर से कुछ चलने लगा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा अनु सुनो, मुझे तुमसे एक सवाल करना है। अनु कॉफी बनाते हुए बोली, हाँ बताओ, क्या सवाल है? इसके जवाब में जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि बाय एनी चांस ये पॉसिबल है कि दो दुश्मन एक दूसरे को किस करें और उन दोनों के दिल में ऐसी कोई प्यार जैसी फीलिंग्स ना हो। इनफैक्ट सबसे ज्यादा दुश्मनी जैसी फीलिंग हो और कोई भी इमोशन ना हो। उसकी ये बात सुनकर अनु की आंखें बड़ी हो गई और वो जन्नत को अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, तुमने सुबह सुबह क्या खाया है? ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, बस मैंने तुमसे जितना पूछा है उतना जवाब दो। इसके अलावा मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना। ये सुनकर मुंह बनाते हुए अनु ने कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि दो दुश्मन एक दूसरे को किस कर रहे हो? बल्कि ये जरूर सुना है कि दो दुश्मन एक दूसरे को मार रहे हो या फिर एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। पर एक दूसरे को किस करना, ये बहुत ही अजीब बात है। ये सुनकर अब जन्नत को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने मन ही मन कहा, हाँ तो दुश्मन तो हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, जैसे कि मैं पहले रिधान से करती थी और रिधान मुझसे करते थे। तो फिर आखिर कल उन्हें हुआ क्या जो उन्होंने मुझे किस किया? पर तभी अचानक से अनु ने कहा, लेकिन हाँ बहुत सारे दुश्मन ऐसे होते हैं जो गलत फायदा भी उठाना जानते हैं। जैसे कि अगर एक लड़की और लड़का एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो कभी कभी कुछ लड़के बहुत ही घटिया होते हैं और वो लड़की का गलत फायदा उठाते हैं और तब उनके बीच ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ पेनफुल होता है, उसमें कोई मजा नहीं आता, बल्कि सिर्फ तकलीफ होती है। पर तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? जैसे ही अनु ने ये बोला, अचानक से जन्नत के दिमाग में चल रही सारी बातें क्लियर हो गई और वो दूसरे ही पल गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो इसका मतलब वो मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब समझ आया उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से मेरे साथ करेंगे तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे। पर ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा नाम भी जन्नत है। अगर उन्हें जन्नत का दरवाजा ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी जन्नत नहीं। उसे खुद में बातें करते देख अनु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या खुद में बात कर रही हो? आर यू ओके? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके सवाल को पूछते ही एक पल के लिए जन्नत और हड़बड़ा गई और उसने तुरंत जल्दबाजी के साथ कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, चलो हम अपना काम करते हैं। ये सुनकर अनु ने मुंह बनाया। उसके बाद जन्नत काम करने लगी और कुछ ही देर में वो वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगी। पर जैसे ही वो वॉशरूम एरिया की तरफ गई, अचानक से सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल दंग रह गई और उसके मुंह से एक आवाज निकली, तुम। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।